हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। मैंने इससे पहले आपको पीडी करंट अफेयर्स का जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्रम की जो भी घटनाएं थी वो कवर कराया था। आज हम इस वीडियो में आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य को देखने वाले हैं, जिसमें कुछ कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। और आज इस वीडियो का सबसे खास बात ये भी है कि जैसे ही मैंने आपको कुछ जो पॉइंट्स बताऊंगा उसके लास्ट में एमसीक्यू भी आपको देखने को मिलेगा, ताकि आप एक अच्छे तरीके से क्वेश्चंस के साथ रूबरू हो सके किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। अगर आपने इससे पहले के दोनों पार्ट्स को नहीं देखा तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो आपका करंट अफेयर्स का सीरीज है वो बहुत बारीकी से हम लोग कवर कर रहे हैं। बहुत कम आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से डाटा को भी याद रख सकें। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहला जो पॉइंट्स हमारा बनता है वो है कि 2022-23 में देश की राष्ट्रीय आय के संबंध में एनएसओ के पहले अग्रिम अनुमान में जीडीपी जो कि 7.0% वृद्धि अनुमानित किया गया। 7.0%, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। ये डाटा किसके अनुसार है तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें लिखा गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूँ ताकि और भी अच्छे तरीके से आप देख सको। वित्तीय वर्ष 22-23 के राष्ट्रीय आय संबंधी पहले अग्रिम अनुमान राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसको एनएसओ कहते हैं, द्वारा 6 जनवरी 2023 को जारी किए गए। इस आकलन में स्थिर मूल्यों पर, स्थिर जो मूल्य होता है वो 11-12 पे काउंट किया जाता है, ये ध्यान रखेगा। वर्तमान मूल्य तो जो चल रहा है उसको कहते हैं, लेकिन स्थिर मूल्य 11-12 होता है। स्थिर मूल्यों पर 22-23 में जीडीपी जो है वो कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? 7.0% रहने का अनुमान लगाया गया। जबकि पूर्व वर्ष की अगर हम बात करें तो पूर्व वर्ष 21-22 में जो जीडीपी की वृद्धि रही वो 8.7% रही थी, यानी इस वर्ष 7.0% रहने का अनुमान लगाया गया एनएसओ के द्वारा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें को कवर नहीं करना है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे अगर एक जो इनके द्वारा एक लगाया जाता है, मैप के थ्रू कह सकते हैं, मतलब आप डाटा को अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि वर्षों के अकॉर्डिंग किस तरह से वृद्धि रहा है। ऊपर में देख सकते हैं कि भारत की जीडीपी वृद्धि दर 11-12 के मूल्यों पर, यानी कि स्थिर मूल्यों पर, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। नीचे आपका वर्ष दिया गया और ये किस वर्ष में कितना रहा, इस सारा डाटा यहाँ पे दिया गया। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे जैसे 19-20 में जो वो 3.7 की वृद्धि थी, लेकिन 20-21 में अगर हम देखें तो माइनस में चला गया था, -6.6% का माइनस में चला गया था। और वहीं 21-22 में अगर हम बात करें तो कितना था, अभी ऊपर में आपको बताया गया कि पिछले वर्ष 8.7% की वृद्धि थी, लेकिन 22-23 में अगर हम बात करें तो ये 7.0% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया, अनुमानित किया गया एनएसओ के द्वारा। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट्स था, आपको ध्यान में रखना। चलिए अब बात करते हैं इसके हम नेक्स्ट आगे के पॉइंट्स को। अगला पॉइंट्स हमारा ये कह रहा है कि अप्रैल-दिसंबर 2022 में, यानी अप्रैल से दिसंबर 2022 में भारत के वस्तुगत निर्यातों में 9.09% की वृद्धि और आयातों में 24.96% की वृद्धि दर्ज की गई है। और ये रिपोर्ट किसका है तो वाणिज्यिक मंत्रालय की रिपोर्ट ये आई है, इसमें हमें देखने को मिला है। और यहाँ पे सारी चीज़ों को लिखा गया, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। देखिए सारी चीज़ों को यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि अप्रैल से दिसंबर 2022 में भारत के विदेशी व्यापार के अंतिम आंकड़े वाणिज्यिक मंत्रालय द्वारा 16 जनवरी 2023 को जारी किए गए। इन आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2022 के 9 महीने की अवधि में भारत की जो वस्तुगत निर्यात थी वो डॉलर मूल्य में 332.76 अरब डॉलर, जबकि आयात में अगर हम बात करें तो 551.70 अरब डॉलर रहे हैं। लेकिन इसको आप प्रतिशत में ही याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे डॉलर तो पूछा जाएगा ही नहीं, तो आप प्रतिशत में ही याद रखिए। और यहाँ पे आप देखिए जो चीज़ हमने ऊपर में देखा वही यहाँ पे लिखा गया कि 22-23 में डॉलर मूल्य में निर्यातों में जो जहाँ पर 9.09% की वृद्धि दर्ज की गई है, वहीं आयातों में 24.96% की वृद्धि की गई है। तो बस इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ याद नहीं रखना है। और अगर हम इसके बाद आगे बढ़ें तो हमें और भी क्या चीज़ें देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वही चीज़, सेम चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, जो कि पैसा यहाँ पे बताया गया कि निर्यात में कितने पैसे रहे। यहाँ पे 21-22 है और यहाँ पे मतलब एक तरफ अप्रैल-दिसंबर 21 है और अप्रैल-दिसंबर 2022 है। तो इसमें जो प्रतिशत वृद्धि रही वो साफ साफ यहाँ पे बताया गया कि निर्यात कितना प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, कितना रुपया है और कितना जो कि कमी है। चलिए अभी हम इसके बाद अगला पॉइंट्स देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि 2022 के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा कोष में भारी गिरावट दर्ज की गई है। 2022 के दौरान भारत के जो विदेशी मुद्रा कोष है इसमें भारी गिरावट दर्ज की गई है। तो चलिए इसके हम लोग इसका डाटा हम देख लेते हैं क्या क्या है, कितना इसमें वृद्धि और क्या कमी गई है।
तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत में देश में आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष यानी फॉरेन जो करेंसी रिजर्व है वो 562.8 अरब डॉलर थे। यानी कब? ये दिसंबर 2022 की बात की जा रही है, थे। लेकिन अगर इससे पूर्व की हम बात करें, यानी जो लेटेस्ट डाटा आपका यही है 562.8, ठीक है, अरब डॉलर। एक वर्ष पूर्व दिसंबर 2021 के अंत में यह कोष जो था वो कितना था? 633.6 अरब डॉलर थे। यानी इस तरह से देखा जाए तो इस वर्ष जो डाटा है इसमें कमी देखने को मिला है। तो इस प्रकार 22 के दौरान एक वर्ष की अवधि में विदेशी मुद्रा कोष में कितना डॉलर की कमी हुई है? तो 70.8 अरब डॉलर की कमी हुई है। और यही सब डाटा आपको एग्जाम्स में भी देखने को मिल जाता है कि कितना कमी हुई है, वृद्धि हुआ है। ये जैसे कि आपने अभी बीपीएससी में भी क्वेश्चंस देखा था, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी मैं आपको आगे कराने वाला हूँ ताकि आपको अनुमान लगे कि हाँ क्वेश्चंस किस तरह से आपको करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 2021 के दौरान 6 सितंबर 2021 को आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष कितना था? कितना अरब डॉलर के अब तक के सर्वोच्च स्तर पर थे, सर्वोच्च स्तर पर थे। यानी जितने भी अभी तक की वृद्धि हुई है सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिला है वो हमें ये है 642.5 अरब डॉलर के विदेशी हमें देखने को मिला है, विदेशी मुद्रा कोष। अब इसके साथ साथ एक और छोटा सा पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया, मतलब कि लगा दिया है जो दिया गया। देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको याद रखना है, जैसे कुल विदेशी मुद्रा कोष कितना है। ये जो लेटेस्ट डाटा आपका यही है कि 30 दिसंबर 2022 की स्थिति में इतना है। पिछले वर्ष कितना था? इतना था। जो कमी हुआ यही आपने ऊपर में देखा था, कितने की कमी आई है, गिरावट आई है, तो 70.8 अरब डॉलर की कमी आई है, ठीक है। और यहाँ पे विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि ये आपका कुछ इस तरह से है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। गोल्ड याद रखना चाहो तो रख सकते हो आप, लेकिन इसमें आपका एसडीआर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि विदेशी आहरण अधिकार। कभी कभी एसडीआर का फुल फॉर्म पूछा जाता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये याद रखिएगा। जिसमें क्या है, अगर हम वर्तमान यानी कि 30 दिसंबर 2022 की स्थिति के अनुसार देखें तो 18.2 अरब डॉलर, और वहीं पर पिछले वर्ष इतना था, और इसमें कमी कितना है? तो 0.9 अरब डॉलर की कमी देखने को मिला है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए अब इसके बाद हम अगला पॉइंट्स देखते हैं। अगला पॉइंट्स यहाँ पे है कि वाराणसी डिब्रूगढ़ के बीच विश्व की सबसे लंबी जो रिवर क्रूज है वो यात्रा स्टार्ट की गई है। कहाँ से कहाँ? वाराणसी से लेकर के डिब्रूगढ़ के बीच। अब इसके संबंध में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें क्या क्या पढ़ना है और वो मैंने हाईलाइट यहाँ पे कर रखा है। जैसे देश में वाराणसी यानी उत्तर प्रदेश से डिब्रूगढ़ जो कि असम के बोगीबिल तक एक क्रूज सेवा की शुरुआत 13 जनवरी 2023 को शुरू की गई है। कब? 13 जनवरी 2023 को शुरू की गई है। ये डेट याद रखिएगा, 13 जनवरी इंपॉर्टेंट रहेगा। स्वदेशी गंगा विलास क्रूज के जरिए संपन्न की जाने वाली विश्व की इस सबसे लंबी लग्जरी रिवर क्रूज सेवा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाई वाराणसी से। कहाँ से? वाराणसी से 13 जनवरी को रवाना किया। वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक की ये यात्रा में इसमें टोटल किलोमीटर कितने, यानी कि टोटल यात्रा है आपका 3200 किलोमीटर की दूरी 51 दिनों में संपन्न होगी। इस दौरान भारत और बांग्लादेश की 27 नदी प्रणालियों से होते हुए 50 से भी अधिक पर्यटक स्थलों को यह जो कि क्रूज कवर करेगा। आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, यही आपका क्रूज है, ठीक है। और इस क्रूज का नाम क्या है? तो MV गंगा विलास, ये आप नाम याद रखिएगा, MV गंगा विलास। अब इसके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है, जैसे कि MV गंगा विलास जो वो दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज है। 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई। टोटल किलोमीटर हो गया आपका 3200 किलोमीटर, 51 दिन की यात्रा है, 27 नदियों से गुजरेगा, 18 स्वीट्स है, 3 डेक वाला है। 3 डेक मतलब 1 2 3 इस तरह से 3 डेक वाला, 50 पर्यटन स्थल को कवर करेगा, और ये विश्व स्तरीय सुविधा इसमें प्रदान की जाएगी, ठीक है। और इसकी जो यात्रा का क्रम है वो आप इस तरह से देख सकते हैं कि वाराणसी से स्टार्ट होते हुए किस तरह से ये कवर करते हुए पहुँचेगा। इस तरह से आप यहाँ पे पूरे मैप में देख पाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा मैप आपका यहाँ पे डिब्रूगढ़ कंप्लीट होता है। अब इसके में हमें क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूँ कि MV गंगा विलास क्रूज के जरिए विश्व की सबसे लंबी क्रूज यात्रा से देश में एक रिवर क्रूज पर्यटन के एक नए युग की शुरुआत की गई है। कथन में दे सकता है इस तरह के पॉइंट्स, तो आप इसको याद रखिएगा। उसके बाद है कि इस क्रूज का संचालन जो कौन कर रहा है? तो इस क्रूज का संचालन कलकत्ता की एक निजी कंपनी अंतारा लग्जरी रिवर क्रूजेस के द्वारा किया जा रहा है। और इस जो क्रूज़ की बात करें तो 62 मीटर लंबा है और ये 12 मीटर चौड़े। इस क्रूज में 3 डेक है, ऊपर मैं आपको बताया 3 डेक। 36 पर्यटकों की क्षमता वाले इस क्रूज में आलीशान सुख सुविधा है जो कि 18 कमरे हैं, और 51 दिन की ये
इसकी उपयुक्त यात्रा का किराया लगभग 25 लाख प्रति व्यक्ति है। अरे बाप रे, 25 लाख प्रति व्यक्ति का किराया इसमें लगेगा। मतलब कि अगर आपको 51 दिन के लिए ये पूरे ट्रिप को कवर करना है तो 25 लाख पर व्यक्ति लगने वाला है। ठीक है, तो बाकी इसमें चीज़ें हैं। और इसमें क्या है कि वाराणसी से डिब्रूगढ़ की इसकी पहली यात्रा में स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक जो कि यात्रा इसमें कर रहा है। अच्छा, हमने ऊपर में क्या देखा था? ऊपर में हमने देखा था कि इसमें टोटल जो कितने क्षमता है पैसेंजर की, वो 36 है, 36 पर्यटक। और आप यहाँ पे देखिए कि 32 जो पर्यटक है वो पहली ही यात्रा में विदेशी हैं, स्विट्जरलैंड है। मतलब कि भारत से भाई कोई नहीं जा रहा। भारत से जो कुल मिलाकर के अगर बात करें तो गिने चुने 4 लोग होंगे जो वो जा रहे हैं। क्योंकि यार किराया आप यहाँ पे देख लो कि 25 लाख मामूली रकम यहाँ पे नहीं है। ठीक है, कोई मामूली रकम ये नहीं है कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तो बस यही आप ध्यान रखिएगा, स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक इसमें यात्रा कर रहे हैं। चलिए, इसके बाद हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसको याद रखिएगा। अब इसके हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट ये कि मुंबई और नवी मुंबई के बीच देश का सबसे लंबा समुद्री पुल जो कि उद्घाटन किया गया। मतलब ये क्या नहीं गया, मतलब होने वाला है। अब यहाँ पे पढ़ेंगे तो सब चीज़ क्लियर होगा। देश के सबसे लंबे समुद्री पुल मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, याद रखिएगा, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का निर्माण कार्य लगभग 90% पूरा हो चुका है। मतलब 90% पूरा हो चुका है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे के अनुसार इस पुल के द्वारा मध्य मुंबई में जो जगह है सेवरी से नवी मुंबई में सिरली तक की यात्रा जो कि करीब 2 से 3 घंटे पर की जाती थी, लेकिन अब जब ये पुल निर्माण हो जाएगा तो इस यात्रा को महज 15 से 20 मिनट में ही पूरी की जा सकेगी। यात्रियों के लिए यह पुल नवंबर 2023 में खोला जाएगा, यानी उद्घाटन जो होगा वो नवंबर 2023 में खोले जाने की संभावना है। और ये क्या है, आप यहाँ पे देखिए कि 6 लेन के इस पुल की जो लंबाई है वो 21.8 किलोमीटर है। 21.8 किलोमीटर। एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी कोई नया पुल बनता है और वो देश में सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब हो जाता है तो उसकी लंबाई को याद रखें। जैसे अटल जो सुरंग उस वक्त जब बना था तो वो काफ़ी फेमस था और वो एग्जाम्स में रिपीट भी हुआ था कि उसकी लंबाई कितनी है। तो ये भी पूछा जाने की चांसेस है, तो हो सकता है आप पूछा जाए तो इसको याद रखेंगे। कितना लंबाई है? 21.8 किलोमीटर। और इसमें से जो 16.5 किलोमीटर लंबाई है वो समुद्र के ऊपर बना हुआ। इस पुल का निर्माण कौन कर रहा है? तो जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। ये पूछा जा सकता है कि किसके वित्तीय सहायता से ये किया जा रहा है, तो जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी की वित्तीय सहायता से किया जा रहा है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, 21.8 किलोमीटर है। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये बन जाता है कि मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हाल ही में किया गया। गोवा में नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि गोवा के उत्तरी जो गोवा जिला है जिसको मोपा हम कहते हैं, मोपा क्षेत्र में एक नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना की गई। इसका नामकरण जो है वो राज्य के पूर्व जो मुख्यमंत्री थे मनोहर, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं श्री मनोहर पारिकर के नाम पर मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किया गया। इसका उद्घाटन किया गया 11 दिसंबर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 11 दिसंबर 2022 को किया गया था। और इस हवाई अड्डे से जो उड़ानें हैं वो 5 जनवरी 2023 से प्रारंभ हुई है। ठीक है, 5 जनवरी 2023 से प्रारंभ हुई है। लेकिन इससे भी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे ये दिख रहा है कि गोवा में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहले से ही था। वो उसका नाम क्या था? डाबोलिम। ठीक है, डाबोलिम जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये गोवा में ही पड़ता है, तो पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि डाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे? वो गोवा में स्थित है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इसमें देखिए एक और हमें महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेगा, जैसे कि वैश्विक जो जीडीपी में 2022 में वृद्धि जो कितना रहने का अनुमान विश्व बैंक ने लगाया, तो 2.9 वैश्विक जीडीपी में। और वहीं भारत में वृद्धि के अनुमान जो लगाया गया वो 6.9% अनुमानित किया गया। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, याद रखना है। इसमें अगर हम पढ़ेंगे तो 2-3 प्रश्न मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे हम अगर पढ़ेंगे तो इसी श्रृंखला में विश्व बैंक की वर्ष 2023 की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस जो रिपोर्ट है विश्व भर में 13 जनवरी 2023 को जारी की गई, जिसमें बताया गया है कि कोरोना महामारी के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था में सिकुड़न, यानी कि सिकुड़न का मतलब ऋणात्मक वृद्धि 2020 में 3.2% रही है, जिसके पश्चात रिकवरी के चलते 2021 में इसमें 5.9% की वृद्धि प्राप्त की गई। बाद में रूस और यूक्रेन के युद्ध के पश्चात पुनः जो कि सारे विश्व में यहाँ पे हम देख सकते हैं
प्रभावित किया, जिससे क्या हुआ कि 2022 में वृद्धि जो कि 2.9% ही रहने का पूर्वानुमान लगाया गया। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना बताया गया, 2.9% ही रहने का अनुमान लगाया गया। इससे पूर्व 2022 में जो वैश्विक जीडीपी में वृद्धि रही थी 2.9% ही रहने का अनुमान विश्व बैंक ने लगाया था। लेकिन इन सभी से हट करके अगर हम थोड़ा सा और अगर नीचे जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में चीन ही एक ऐसा देश रहा है जिसमें कोविड-19 महामारी के दौर में भी जीडीपी में 2.2% की वृद्धि दर्ज की है। 2020 में दर्ज किया था। चीन के बाद यानी कि चीन में बाद में 2020 के बाद 21 में जीडीपी में 8.1% की वृद्धि रही थी, जबकि 2022 में 2.70% की वृद्धि अनुमानित की गई है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसको याद रखिएगा। लेकिन हमें जो याद रखना है भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे देखिए समझिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार कोरोना महामारी के दौरान भारत में 2020-21 में 6.6% की सिकुड़न रहने के पश्चात 21-22 में वृद्धि 8.7% रही थी। यह विश्व के सभी प्रमुख देशों में सर्वोच्च थी। 2022-23 में यह वृद्धि कितना अनुमानित किया गया था, ऊपर में देखा था कि वैश्विक जीडीपी 2022 में 2.9% रहने का विश्व बैंक का अनुमान है, वहीं भारत में 6.9% रहने का अनुमान है। तो 6.9% रहने के पश्चात 23-24 में जो अनुमान लगाया गया वो 6.6% रहेगा। लेकिन अभी फिलहाल आपको याद रखना है 6.9%, क्योंकि एग्जाम्स में अगर पूछा था तो 22-23 ही पूछा जाएगा, 6.9%। ठीक है, अब चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमारा ये बनता है कि भारत में अगले वर्ष जीडीपी वृद्धि दर जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सर्वोच्च रहने का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान, सर्वोच्च रहने का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान है। क्या अनुमान लगाया गया यहाँ पे हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस ऊपर हमने लिखा था, साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र संघ के सामाजिक आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग की जो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट आता है, उसके पश्चात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट का नाम क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ठीक है, ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में पूछा गया कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है, तो आईएमएफ जारी करता है। इस रिपोर्ट को 31 जनवरी 2023 को जारी किया गया। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि 2022 में जो वैश्विक वृद्धि रहेगी वो 3.4% रही है, यानी 2022 में जो वैश्विक वृद्धि रही है 3.4% रही है। 2023 में 2.9% तथा 2024 में 3.1% रहने की संभावना है। तो ये सभी आपको याद रखना है। ये किसके बारे में बात की जा रही है, वो आईएमएफ का एक अनुमान है। ऊपर हमने देखा था वो विश्व बैंक का था, तो ये सभी अलग अलग बात करते हैं। और ऊपर हमने स्टार्टिंग में जो देखा था वो क्या था, स्टार्टिंग में हमने एनएसओ देखा था, एनएसओ ने ही खुद बताया था अपना। तो ये सभी को याद रखिएगा। भारत में जीडीपी जो है 2022-23 में 6.8% वृद्धि का अनुमान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जनवरी 2023 की अपनी रिपोर्ट में व्यक्त किया है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अकॉर्डिंग 22-23 का जो जीडीपी रहने का अनुमान है वो कितना है, 6.8%। इधर भारतीय जो रिजर्व बैंक है आरबीआई ने भी इस वर्ष के लिए अनुमान इतना ही रखा है, यानी 6.8 ही रखा है, ये भी याद रखिएगा। और आगे है कि जबकि विश्व बैंक ने 2022 में देश की जीडीपी में वृद्धि 6.9% रहने का अनुमान ऊपर हमने देखा था और व्यक्त किया तथा संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के जो विभाग है इसके अनुसार 2022 में जो वृद्धि रहेगी वो 6.4% रहने का अनुमान है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, देखते हैं कितने सारी चीज़ें आपने याद रखा है, कितनी सारी चीज़ों को आप भूल चुके हैं। तो एमसीक्यू देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या है कि हाल ही में चर्चा में रहा देश का सबसे लंबा समुद्री पुल, जिसका नाम क्या, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। ठीक है, ये पहला चीज़ ध्यान रखिएगा। इसकी लंबाई कितनी, तो हमने क्या देखा था, हमने एक पॉइंट्स देखा था कि जो मुंबई में सेवेरी है और वहाँ से नई मुंबई में एक जो सिडली है वहाँ तक के लिए जो डिस्टेंस था उसको कवर करने में 2 से 3 घंटे लगते थे। लेकिन अब ये नया जो पुल स्टार्ट हो जाएगा इससे क्या होगा, महज आपको 15 से 20 मिनट लगेगा। तो ये वैसे आपका 15 से 20 जो है वो मिनट मैंने करने के लिए ऑप्शंस कर दिया था। और यहाँ पे टोटल जो लंबाई था वो 21.8 किलोमीटर होगा, ऑप्शन सी। और इसमें से हमने ये भी देखा था कि 21.8 किलोमीटर जो लंबाई है इसमें से 16.5 किलोमीटर जो लंबाई है वो समुद्र के ऊपर बना हुआ है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। चलिए अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन से ध्यान से देखिए कि हाल ही में शुरू की गई एमवी गंगा विलास जो विश्व की सबसे लंबी क्रूज यात्रा है, इसके संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है।
तो यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट्स हैं, तीनों को अच्छे तरीके से बारीकी से पढ़िए और बताइए कि क्या होगा सही आंसर। पहला पॉइंट है कि क्रूज का संचालन कोलकाता की एक निजी कंपनी अंतरा, यहाँ पे होगा अंतरा लग्जरी रिवर क्रूजेज के द्वारा किया जा रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक है, अंतरा के द्वारा किया जा रहा है। सेकेंड पॉइंट है कि वाराणसी से डिब्रूगढ़ की इस पहली यात्रा में सिंगापुर के 32 पर्यटक यात्रा कर रहे हैं, क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, हमने सिंगापुर नहीं, हमने स्विट्जरलैंड देखा था, तो ये पॉइंट गलत है। 32 तो सही है लेकिन स्विट्जरलैंड होगा, ये पॉइंट गलत हो गया। MV गंगा विलास की कुल लंबाई 32 मीटर है और इसकी जो चौड़ाई है वो 12 मीटर है, ये सही है। तो यहाँ पे सही क्या हो रहा है, केवल 1 और 3 सही हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे, 1 और 3 सही है, राइट। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार 2022 के दौरान भारत की जो विदेशी मुद्रा कोष में कितने अरब डॉलर की गिरावट दर्ज की गई है। ये जो रिपोर्ट है यानी जो स्थिति है वो कब की है, तो 30 दिसंबर 2022 की स्थिति के अनुसार बताइए कि कितने अरब डॉलर की गिरावट आई है। तो हमने क्या क्या चीज़ें देखा था, 2022 में जो है वो कुल इतना है, 2022 में कुल इतना है। 2023 में अरब डॉलर की बात करें तो 2021 में आपका इतना था, यानी गिरावट हो गया। कितना गिरावट आएगा, अगर अंतर देखेंगे तो 70.8 अरब डॉलर का गिरावट आएगा, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत के विदेशी मुद्रा कोष के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चंस बनाने में काफ़ी समय लगता है, तो आप लोग यार वीडियो को लाइक शेयर किया करें, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, आप लोग थोड़ा सा हमारे भी सपोर्ट किया करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें विदेशी मुद्रा कोष के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, जो मैंने आपको वो एक चार्ट दिखाया था, उस चार्ट में सब कुछ अच्छे से कवर था। और उसमें क्या है कि दिसंबर 2022 की स्थिति के अनुसार विशेष जो आहरण अधिकार था यानी कि SDR जो है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, कितना अरब डॉलर है, 18.2 अरब डॉलर, ठीक है, 18.2 अरब डॉलर। और पिछले स्थिति की बात करें तो उसमें कितना था, 19.1 था, 19.1 था। जिस दौरान 2022 के दौरान SDR में कितना की अरब डॉलर की गिरावट आई है, तो 0.9 अरब डॉलर की गिरावट आई है। यहाँ पे दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अप्रैल से दिसंबर 2022 में भारत के वस्तु का निर्यात एवं आयातों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। वाणिज्यिक मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार ये जो निर्यात और आयात में वृद्धि है वो हमें बताना है। तो निर्यातों में वृद्धि हमने कितना देखा था, 9.09% सही है। आयातों में जो वृद्धि हो 24.96%, ये भी सही है, यानी दोनों के दोनों कथन यहाँ पे हमें सही है, तो सी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2022 को किया, लेकिन उड़ान का संचालन कब से हुआ, 5 जनवरी 2023 से हुआ। उड़ान जब स्टार्ट हुआ 5 जनवरी 2023 से, और ये कहाँ पर हुआ, तो मनोहर पारिकर यानी गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इसलिए ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, डी विल बी राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट है निम्न में से कौन सी संस्था जारी करती है। कौन सी संस्था जारी करती है, क्या हमने देखा था, ये जो रिपोर्ट है वो जारी करता है IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी की जाती है, इसलिए ऑप्शन बी होगा। आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, नीचे कमेंट करके बताइएगा कि IMF के संदर्भ में जितने भी चीज़ें आप जानते हैं वो आप नीचे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। IMF के संदर्भ में जो पॉइंट्स आपको याद है आप नीचे कमेंट करके बताइए। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जनवरी 2023 में जो अपना रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की जो अपनी रिपोर्ट में भारत की GDP 2022-23 में कितने प्रतिशत का अनुमान व्यक्त किया है, तो बताइए कितने प्रतिशत का अनुमान व्यक्त किया है। तो देखिए अगर हम बात करें, अगर आपने ऑप्शन ए को टिक किया तो आपका आंसर जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि 6.9 जो है वो व्यक्त किया गया था विश्व बैंक के द्वारा 2022 में रहने का अनुमान, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें IMF की तो वो 6.8 बताया गया, यहाँ पे सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी 6.8। 3.4 क्या था, ये भी हमने देखा था 3.4। तो 3.4 में बात ये कही गई है कि जो IMF का जो रिपोर्ट आया है इसमें बताया गया कि 2022 में जो वैश्विक वृद्धि होगी, 2022 में जो वैश्विक वृद्धि होगी उसका वृद्धि प्रतिशत रहेगा 3.4, और 2023 में जो वृद्धि की बात की गई है वो 2.9% रहेगा। तो ये सभी चीज़ों आपको याद रखना है। और 2024 में कितना बताया गया था, तो 2024 में करीब 3.1%, हाँ ठीक है, 3.1% बताया गया था।
तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और आज मैंने क्वेश्चंस इंक्लूड कर दिया था ताकि आप लोग का प्रैक्टिस भी हो सके। जो भी चीज़ आपने ऊपर में पढ़ा उसका प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।